जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसे कि अभी अपन ने पिछले वीडियो में बात किया था कि जो हमारे पटवारी साथी हैं, जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, उनके जल्द ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, है ना? तो इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अब ट्रेनिंग के बाद वाला जो एग्ज़ाम है, जिससे आपकी वेतन वृद्धि वगैरह और स्थायी हो जाने की संभावना बढ़ जाएगी, है ना? उसके संबंध में अपन चर्चा कर चुके हैं, जिसमें ये सूची का मिलान भी सब जगह हो गया होगा और यहाँ से फाइनल सूची चली गई होगी। तो जो कौन-कौन हो सकता है शामिल, तो इसमें हमने बताया था कि जो भी पटवारी साथी हैं, जो पिछली परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए होंगे या जो उस समय अनुपस्थित रहे या फिर किसी प्रकार से वेटिंग में बाद में नियुक्त हुए हैं, या 24 और 24 के बाद वाले जो भी साथी हैं अनुकंपा नियुक्ति वाले, वो सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है? ये पेपर था, है ना? प्रश्न पत्र था, जिसमें हमने बताया था आपको कि 4 तरीके के इस तरीके के पेपर होंगे। 75-75 नंबर के पूर्णांक होंगे 4 विषयों पर, और इसके बारे में डिटेल अपन ने डिस्कस भी किया था। आज जो हम बता रहे हैं वो ये है कि देखिए, सबसे पहले तो जो प्रश्न पत्र है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और ऑनलाइन होगा, है ना? पिछली बार हमने शायद ऐसे बताया, नहीं बताया पता नहीं। तो इस बार फिर से बता दे रहे कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। यदि कम रहते हैं पटवारी, तो ऑफलाइन भी हो जाता है। तो काफ़ी मात्रा में है, लगभग 7 से 8 हज़ार, मतलब 5 हज़ार की सूची है हालाँकि ये। मतलब फिर भी एक अपन अप्रॉक्सिमेट जोड़ें, इसमें काफ़ी सारे लोग छूट गए हैं। जैसे हमें पता चला था आखिरी बार, तो 600 कुछ पटवारियों की और सूची गई है बाद में, इसी में जुड़ने के लिए नाम। तो ठीक है, अंतिम सूची एक बार और आएगी। तो अभी अपन ये मान के चले कि लगभग इतने पटवारी साथी हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी डाउट है, जो काफ़ी सारे लोगों को डाउट है, कि क्या वो पटवारी शामिल हो सकते हैं जो वर्तमान में सामान्य अवकाश में हैं, मातृत्व अवकाश पे हैं, मैटरनिटी लीव पे हैं, चाइल्ड केयर लीव पर हैं, ठीक है, अर्जित अर्निंग लीव पर हैं, या चिकित्सकीय अवकाश मेडिकल लीव पर हैं, या निलंबित चल रहे हैं। तो इनका सीधा सा आंसर है कि आप बिल्कुल पेपर दे सकते हैं, क्योंकि पेपर ऑनलाइन होना है। लेकिन उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वह है आपकी उपस्थिति। यानी कि आप अवकाश पे रहते हुए पेपर नहीं दे सकते हैं। आप एक दिन पहले उपस्थिति अपने कार्यालय में दे दें, ताकि आप आराम से, आसानी से अपनी परीक्षा दे दें। परीक्षा के दूसरे दिन आप फिर भले अवकाश पे चले जाएँ, है ना? तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाता है। ऐसा भी ना सोचें कि हम वापस जाएँगे तो हमको अवकाश पे जाने नहीं मिलेगा। तो आपका जो अवकाश है, वो 1 दिन के उस पे आपको उपस्थिति देनी होगी। जब आप 1 दिन पहले, भले शाम को अपराह्न, मतलब 12 बजे के बाद भी यदि आप उपस्थिति देते हैं, तो आप पेपर जिस दिन होगा उस दिन पेपर आप दे पाएँगे। ठीक है? मतलब पेपर वैसे भी आप दे पाएँगे ऑनलाइन, उसमें दिक्कत नहीं है, पर फिर भी उपस्थिति में दें, ताकि कल को कोई हाई कोर्ट वगैरह ना चला जाए, कोई चैलेंज ना कर दे कि आप लीव पर थे तो आपने एग्ज़ाम कैसे दे दिया। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, और ये होता है ना? ये सबको पता होना चाहिए कि आप लीव पर एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आपको उपस्थित होना पड़ेगा, प्रेज़ेंट होना पड़ेगा। उसके लिए आपको 1 दिन पहले कार्यालय में उपस्थिति देनी पड़ेगी। ठीक है? इस ज़िले से कन्फर्म करा लें अपना सब कुछ, क्योंकि हो सकता है आने वाली स्थानांतरण नीति में, यदि आपकी ड्यूटी किसी कार्य में नहीं लगी है, जनगणना में नहीं लगी है, या आप किसी कार्य में मुख्य नोडल अधिकारी नहीं हैं, तो आपका यदि स्थानांतरण होगा, तो फिर एग्ज़ाम के बाद फिर से वो सारी प्रक्रिया करनी होगी, है ना? यदि एग्ज़ाम की लिस्ट फाइनल हो गई ट्रांसफ़र लिस्ट आने के पहले, तब के लिए। तो इसलिए हम यही कहेंगे, आप अपनी जो वर्तमान ज़िले में आप पदस्थ हैं, तहसील में आप पदस्थ हैं, वहाँ से इसकी कार्यवाही पूरी करा लें। ठीक है? अब चलते हैं अपन मुख्य बात पर। मुख्य बात ये है कि ये हमारा प्रश्न पत्र था, ठीक है? इस पे हम बात कर रहे थे इस पेपर की, और इस पे हम बात करते हैं सिलेबस की। तो ये हमारा है सिलेबस, ठीक है? सबसे पहले मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता है। भू राजस्व संहिता यानी कि जिस पे मूलभूत जो बेसिक काम है पटवारी के, है ना? जिसमें सारी धाराएँ दी हुई हैं। तो जैसे अपन देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपके सामने है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, ठीक है? इसमें सबसे पहले धारा 2 है। 2 यानी कि परिभाषाएँ। इसमें जो आपकी बेसिक परिभाषाएँ हैं, ठीक है? उसके बारे में क्वेश्चन्स हो सकते हैं, ऑप्शनल्स हो सकते हैं, कि ऊपर एक प लिखा होगा कि ये है, तो ये किसकी परिभाषा है? इस तरीके के क्वेश्चन्स आ सकते हैं। फिर आता है आपका 59 जो है सबको पता होगा, डायवर्जन से संबंधित है। फिर 61, 64, 65, 67, 68 ये है सर्वेक्षण, यानी सर्वे से रिलेटेड, ठीक है? बंदोबस्त से रिलेटेड, सर्वेक्षण संख्या बनाना, किसी का सर्वे करना, गाँव का सर्वे करना, उसका रिकॉर्ड तैयार करना, अधिकार अभिलेख देना, ठीक है? उसके नंबर से रिलेटेड है ये। फिर आपका जो 70 है, वो है आपका आबादी से रिलेटेड। 75 जो है वो गलतियों को ठीक करने की जो अधिकारिता है, वो किसको दी गई है ना? एसडीएम के संबंध में है ये। फिर आता है आपका जैसे 75 हो गया आपका, 75 के बाद आता है अपना 104। 104 जो है वो आपका पटवारी का हलकों की विरचना के संबंध में है। 105 में राजस्व निरीक्षक के वृत्तों की विरचना के संबंध में है। 107 ग्राम आबादी, 108 अधिकार अभिलेख, ठीक है? 109, 110 नामांतरण के संबंध में है। फिर आता है आपका 113, 113 जो है वो गलतियों के शुद्धिकरण के संबंध में है। 114 आपके फिर भू अभिलेख और भू अभिलेख की ऋण पुस्तिका और उसी के सुधार के संबंध में। 115 भी दी हुई है आपकी, ठीक है? भू अभिलेख के सुधार के संबंध में। फिर 123 आपका संहिता के प्रारंभ होने के समय जो अधिकार अभिलेख तैयार किए जाते हैं, उसके संबंध में है। 124 सेक्टर के संबंध में है। 127 आपकी सीमांकन और सीमा चिन्हों की पंक्तियों के अनुसरण के संबंध में। फिर आपको पता है 129 जो है जो 2022 में रिवाइज़ हुई है,
जिसमें सीमांकन की जो शक्तियाँ हैं वो पटवारी को दे दी गई हैं। तो वो 129 में है आपकी। 131 में मार्ग अधिकार एवं जो प्राइवेट सुखाचार संबंधी अधिकारी हैं उसकी जानकारी है। जैसे हमने अभी पढ़ा था, सुखाचार आया था राजस्व महाअभियान में, है ना? फिर 140 जो है वो तारीख है, जिसको भू राजस्व मतलब जिसमें भू राजस्व शोध्य होगा और देय होगा, वो तारीख के बारे में है। 141 बकाया और बकायेदार के बारे में। 142 भू राजस्व प्राप्त करने वाले व्यक्ति को रसीद देने के लिए जो आबद्ध करता है उसकी शक्तियाँ दी हुई हैं। 143 में विलंब से भुगतान के संबंध में दांडिक ब्याज। 144 में आपके फसलों के मारे जाने पर भू राजस्व की माफ़ी या उसका निलंबन। फिर आपकी 146 जो है वो मांग की सूचना है। फिर आता है आपका 164। तो 164 है आपका वो आपका इस न्यागमन के संबंध में है, ठीक है? न्यागमन मतलब कि यदि कोई भूमि स्वामी का हित है, उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी स्वीय विधि जो है उसके अधीन रहते हुए यथास्थितियों, विरासतों या उत्तरजीविता या वसीयत के द्वारा संक्रांत होगी ये। तो ये उसके लिए 164 है आपकी। फिर 168 आपकी पट्टे के संबंध में। 173 त्यजन के संबंध में, जब कोई भूमि का त्यजन किया जाता है। फिर 178 तो आपको पता ही है, सबका फेवरेट है, बंटवारा, है ना? 179 वृक्षों का अधिकार है। 181 आपका जो है वो सरकारी पट्टेदारों के संबंध में है। 182 जो है उसके अधिकार और दायित्व बताता है। फिर आ जाता है आपका 183। तो 183 जो है वो कोटवार भूमि के संबंध में है। 233 अपना जो है वो दखल रहित भूमि का संधारण है, जिसमें नगरीय क्षेत्र की भूमि का पृथक रखा जाना बताया गया है। फिर 234 है आपका निस्तार पत्रक। 235 आपका जो निस्तार पत्रक में उम्बंध है उन विषयों की जानकारी देता है आपको। फिर 236 जो है वो कतिपय विषयों के लिए उपबंध है, जिसमें ग्राम के निवासी, कृषि के लिए उपयोग किए जाने वाले गौण, खनिज, वन उपज, इसकी जानकारी आपको 236 में मिल जाती है। 237 आपका निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए कलेक्टर जो भूमियों को पृथक रखते हैं उसकी जानकारी दी है, ठीक है? फिर आता है 238। तो दूसरे ग्राम की बंजर भूमि के अधिकार के बारे में। 239 दखल रहित भूमि में रोपित फलदार वृक्षों के बारे में। 240 आपका ग्रामों में कतिपय वृक्षों के काटे जाने का प्रतिरोध। 41 आपका सरकारी वनों में इमारती लकड़ी की चोरी, ठीक है? 242 आपका वाजिब उलर्ज के संबंध में है। वाजिब उलर्ज के बाद आपका 243 आबादी है, यहाँ नहीं दिया है, तो 243 आबादी के संबंध में जो पता होना चाहिए अपन को। 245 जो है भू राजस्व के बिना गृह स्थल धारण करने का अधिकार दिलाता है। फिर 246 आबादी में गृह स्थल धारण करने का बताता है। फिर 248 आ गया आपका, तो जो अपराधिकृत रूप से मतलब जो अवैध रूप से भूमि पर कब्जा किया होता है उसके लिए शास्ति के बारे में जानकारी इसी से मिल जाती है, ठीक है? फिर 250 जो है वो अनुचित रूप से बेकब्जा किए गए भूमि स्वामी का पुनर्स्थापन, यानी कि 250 की कार्यवाही और 248 की कार्यवाही, ठीक है? इसका बेसिक अंतर यही है कि 248 जो है वो शासकीय भूमि पर बेदखल करवाता है और 250 जो है वो निजी भूमि पर करवाता है, ठीक है? तो अपन बात करते हैं इसमें जो आपके वो आएंगे क्या एमसीक्यू, वो किस प्रकार के आएंगे। तो अपन बात करते हैं, जैसे अभी अपन ने केवल सिर्फ अभी भू अभिलेख भू राजस्व संहिता की बात की। तो ये देखिए, जैसे इस तरीके का प्रश्न आएगा, सबसे पहले मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता कब से प्रभावशील है? तो 2 अक्टूबर 1959 से है, ठीक है? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के प्रावधान किन क्षेत्रों पर पूर्णतः लागू नहीं होंगे? संपूर्ण मध्य प्रदेश पर, संहिता की धारा 12C में उपधारित रक्षित वनों पर, या फिर मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की भूमि पर, या उपयुक्त में से बा और सा पर, ठीक है? इस तरीके से ये देखिए इसमें दिया हुआ है। उसके बाद आपका जैसे यहाँ पर आ जाता है, प्रत्येक तहसील के लिए ग्रामों की पटवारी हलकों को में विन्यस्त कौन करेगा? तो आयुक्त भू अभिलेख करेंगे, ठीक है? संभाग का अधिकारी कौन होगा? संभागीय आयुक्त होंगे। ये देखिए इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर 1 ग्राम का पटेल संहिता की धारा 224 के अधीन सौंपे गए किसी कर्तव्य का पालन करने में उपेक्षा करना पाए जाए तो उसे दंडित कौन करेगा? है ना? तहसीलदार करेंगे। फिर ये संहिता की कौन सी धारा अलाभप्रद खातों को भू राजस्व में छूट प्रदान करती है? तो धारा 58 का है, ठीक है? इस तरीके से ये देखिए बेसिक सी चीज़ें हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। जो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा तो वो बन जाएंगे इसमें। फिर जैसे आयुक्त भू अभिलेख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, ये देखिए, यानी ये क्वेश्चंस के टाइप्स हैं। भू राजस्व के विलंब में भुगतान के लिए दांडिक ब्याज के लिए प्रावधान में धारा 143 है। फसलों के मारे जाने पर जो हमने बताया था जैसे, तो धारा 144 हो गई आपकी। जैसे इसमें दिया, राजस्व पदाधिकारियों को न्यायालय का दर्जा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की किस धारा के तहत प्राप्त है? तो धारा 31 के तहत प्राप्त है। भू राजस्व में परिवर्तन भूमि के उद्देश्य में हुए परिवर्तन के साथ बदल सकता है, ठीक है? जैसे कि भू राजस्व में परिवर्तन कब हो जाएगा? यदि भूमि का उपयोग का परिवर्तन हो जाएगा तो। इस तरीके से ये दिया है आपका क्या भू राजस्व संहिता के क्वेश्चन हैं, है ना? ये हमने दिया हुआ है, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे ताकि आपको इसमें सुविधा हो, है ना? जितने भी एमसीक्यूज हैं इसकी पीडीएफ हमने बनाई है, ये पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे, तो आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ हमने बताया था
ग्रुप पे भी डाला था कि 2-3 प्रकार की पीडीएफ जो है मार्केट पे अवेलेबल, मतलब एमसीक्यूज जो है वो मार्केट पे अवेलेबल है। फिर हम बात करते हैं अगले पेपर पे अपने, ठीक है। जैसे अपन अब बात कर रहे हैं भू अभिलेख नियमावली की, है ना। तो ये 2 भाग में, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में है अध्याय 1 से 3। अध्याय 1 कहता है पटवारियों की नियुक्ति, योग्यताएं तथा दंड संबंधी हिदायतें। भाग 2 कहता है पटवारी प्रशिक्षण, और भाग 3 कहता है भू अभिलेख तैयार करने और उनको कायम करके उनको संशोधन करने के विनियमित करने संबंधी नियम, विभिन्न नियम, ठीक है। तो अध्याय 1 में बेसिक सी चीज़ें दी हुई हैं कि पटवारी का पद कैसा होगा, उसका आवास कहाँ पर होगा, उसका स्थानांतरण क्या-क्या हो सकता है, स्थायीकरण कब होगा, परिवीक्षा कब से कब तक होगी, ठीक है? किस प्रकार की परिवीक्षा होगी उसकी। फिर उसके बाद उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण के संबंध में जानकारी दी हुई है उसमें। उनका स्थानांतरण के संबंध में बेसिक जानकारियाँ दी हुई हैं। तो ये आपका क्या है, निर्वाह भत्ता क्या होगा उसमें। उसके बाद मध्य प्रदेश जो मूल नियम हैं, उनके बारे में कुछ उल्लेख दिया हुआ है। फिर अध्याय 2 जो है वो पटवारी प्रशिक्षण की बात करता है कि प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर आयोजित होंगे, अवधि क्या होगी, है ना। सैद्धांतिक प्रशिक्षण क्या है, व्यवहारिक प्रशिक्षण क्या है, उसमें सम्मिलित होने के लिए अधिकतम अवसर कितने दिए जाएंगे परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए, प्रशिक्षक कौन होंगे, प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन कैसे होगा, इसके बारे में बेसिक जानकारी 2 में है। और उसी में आ जाता है आपका फिर अध्याय 3। तो अध्याय 3 जैसे हमने बताया भू अभिलेख तैयार रखने करने के संबंध में, तो इसमें बेसिक भाग है, खसरा, खतौनी, इन सब की बेसिक जानकारियाँ दी हुई हैं, ठीक है। तो ये है 1 से 3। फिर आ जाता है आपका भू अभिलेख नियमावली संपूर्ण वाला भाग 2, है ना। जैसे अपन ने बताया था, ये देखिए यह अध्याय 1 अर्हता चयन प्रक्रिया, आरक्षण रोस्टर, नियुक्ति, परिवीक्षा, वरिष्ठता निर्धारण, स्थानांतरण, पदोन्नति, आचरण अधिनियम, अवकाश, अनुशासनात्मक कार्यवाही, अनुकंपा नियुक्ति, है ना। ये सब है अध्याय 1 में। 2 में प्रशिक्षण केंद्र, अवधि, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, परीक्षा, परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्रता, प्रशिक्षक, ठीक है। फिर अध्याय 3, ये अध्याय 3 है ना, विविध कर्तव्य संबंधी नियम निर्देश, तो ये दिए हुए हैं। दैनिक डायरी क्या होगी, अभिलेखों की अच्छी स्थिति में रखा जाना, हितबद्ध तरीके से रखा जाना। उसके बाद ये आ गया इसके नियम उपनियम सारे के सारे, ठीक है, ये आ गया इसी में। फिर अध्याय 4 वगैरह, तो अभी अपना केवल अध्याय 3 तक आता है इसमें, तो ये अध्याय 3 तक है, इसलिए ये बता दिया अपन ने, ठीक है। फिर इसी में आ जाता है आपका भू अर्जन। फिर परिपत्र 6-4, परिपत्र 6-4 क्या है अपना, आरबीसी संबंधित है, मतलब जहाँ पर आर्थिक क्षतियाँ होती हैं, जनहानि होती है, फसल हानि होती है, इसको कहते हैं अपन आरबीसी। ये है आरबीसी 6-4, ठीक है। ये देखिए ये पूरी अपडेटेड है, जो 2023 में लास्ट अपडेट आया था उसको हमने इसमें जोड़ा हुआ था। ये देखिए ये इसके साथ है, ये क्षति का प्रतिशत प्रकार, है ना। ये इसके साथ पूरी आपकी आरबीसी है कि किस में क्या क्षति होगी, तो कितना तक प्रावधान है, और कितना प्रावधान तहसीलदार को है, फिर कितना एसडीएम को है, कितना कलेक्टर को है। उस तरीके से इसमें प्रावधान की भी जानकारी है, मुआवजे की भी जानकारी है। फिर आता है आपका क्या, पंचायत राज अधिनियम। तो पंचायत राज अधिनियम जो है 1993 वाला, जो कि 24 जनवरी 1994 को लागू हुआ था, उसी के बारे में बेसिक सी इसमें जानकारी है, बेसिक सा इसमें कवर हो जाता है, जिसके संबंध में आपको हो सकता है 2-4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं, है ना। मुख्यतः आपको इसमें एमपीएलआरसी के ही क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, भू अभिलेख नियमावली के, और आपके जो रूटीन में आपने काम किया है उसी के संबंध में मिलेंगे, है ना। जैसे ग्राम पंचायत में मिलेगा आपको, तो ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा का गठन क्या होता है, इसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, फिर सचिव का क्या उद्देश्य है इसमें, सचिव का क्या कार्य है इसमें। उसके बाद आपको ग्राम सभा के विनिश्चय और विरुद्ध समिति अपील के संबंध में, पंचायतों के गठन के संबंध में, उनकी अवधि के संबंध में जानकारी मिल जाएगी। सरपंच उप सरपंच का निर्वाचन क्या होता है ना। जनपद पंचायत की संरचना क्या है, फिर जिला पंचायत की संरचना क्या है, जिले का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन किस लिए किया गया था, फिर पंचायत का पदधारी कौन होगा, उसकी शक्तियाँ क्या होंगी, है ना। इसके संबंध में उनको कैसे हटाया जा सकता है, स्थायी समिति कौन कौन सी होती हैं, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी आपको पंचायत राज्य में मिल जाएगी, ठीक है। फिर सेम चीज़ आपकी नगर पालिका अधिनियम में, नगर पालिका अधिनियम में मतलब नगर परिषद क्या होते हैं, नगर पंचायत क्या होती है, नगर पालिकाएँ क्या होती हैं, उसमें चुनाव कब होते हैं, ठीक है, उसका अध्यक्ष कौन होगा, फिर काला अवधि क्या होगी उसकी, मतदान की पात्रता क्या है, नगर पालिका की अवधि क्या है, अध्यक्ष और पार्षद के निर्वाचन की अर्हता क्या है, पार्षद को कैसे हटा सकते हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष या पार्षद का त्यागपत्र कैसे, मतलब किस उसमें लिया जा सकता है, अध्यक्ष को कब वापस बुलाया जा सकता है, इसके संबंध में बेसिक जानकारियाँ आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। वो है नगर पालिका अधिनियम, और उसके बाद है नगर पालिका निगम अधिनियम। तो जो नगर पालिका निगम अधिनियम है वो है आपके इसके संबंध में, नगर निगम के संबंध में, ठीक है। फिर आ जाता है आपका जो स्टाम्प है, स्टाम्प के बारे में जो जानकारियाँ दी हैं, ये स्टाम्प के बारे में आ जाता है आपका पूरा भारतीय स्टाम्प, भारतीय स्टाम्प एक्ट है ये, इंडियन स्टाम्प एक्ट, इसके तहत पूरा इसमें दिया जाता है। इसमें आपका ज़्यादा नहीं है, बेसिक जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, स्टाम्प ड्यूटी क्या होता है, कब लगाया जाता है, किस पे लगाया जाता है, ठीक है, इसके शासन को इससे क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में बेसिक जानकारी, अधिवक्ता क्या इसमें क्या उद्देश्य होता है,
ठीक है, ये सब आपको इसमें मिल जाएगी, किसमें, स्टाम्प अधिनियम में। स्टाम्प अधिनियम के बाद जो बीएनएस है आपका, वर्तमान में बीएनएस हो गया है, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसमें। भारतीय न्याय संहिता, उसकी बेसिक बेसिक जो धाराएं हैं, है ना, कि काम करने के लिए आपको कौन कौन सी समस्याएं हैं जो होती हैं, जैसे शासकीय सेवक के लिए यदि कोई दिक्कत करता है तो क्या होंगी, वन संरक्षण अधिनियम क्या होगा, ठीक है, वन वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम 1907 भी इसी में लागू हो जाता है, 1927 भी, है ना, और फिर थोड़ा बहुत जो है वन संरक्षण अधिनियम है, जैसे नारंगी सीमा विवाद आपने पढ़ा होगा, उसके संबंध में। बाकी कंप्यूटर का ज्ञान है और इसमें ऐसे अलग से और कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। तो बेसिक सी सारी चीज़ें हो गई, हमने आपको बता दी एग्ज़ाम से संबंध में। ये आपके एमसीक्यूज़ हैं, ये आपके विभिन्न सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ हैं, मतलब इसी में आपके सारे एमसीक्यूज़ कवर हैं, इसको हम डाल देंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये तो एमपीएलआरसी का है, फिर एमपीएलआरसी के बाद सीमांकन के भी इसी में है, ये जैसे दंड प्रक्रिया संहिता का दिया हुआ है। फिर ये नियमावली से संबंधित है कि पटवारी की नियुक्तिकर्ता अधिकारी कौन होगा, तहसील के ग्रामों को पटवारी हलकों में विरचना का अधिकार किसको है, ठीक है। फिर निम्न में से किसी एक स्थान पर पटवारी प्रशिक्षणशाला नहीं है, प्रशिक्षण की अवधि क्या है वर्तमान समय में, ठीक है। ये हो गया आपका भू अभिलेख नियमावली से, ये देखिए, है ना, ये नियमावली क्या हो गया आपका। उसके अलावा एक आध और, ये देखिए, ये सीमांकन से संबंधित है, सर्वेक्षण की प्रकृति क्या है, अक्षांश रेखाएं मापी का है, किस चीज़ से मापी जाती हैं, किससे कितने एंगल तक मापी जाती हैं, ये देखिए, है ना। टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण क्या है, फिर मीटर चेन में टैली का क्या उपयोगिता है, एक 20 मीटर जरीब में 0.2 मीटर लंबी कड़ियाँ की संख्या होंगी, कितनी होंगी, ठीक है। इस तरीके से इसमें प्रॉपर दिया। हो सकता है आपको इसकी जगह ईटीएसएम पूछा जाए, ईटीएसएम में टोटल स्टेशन मशीन में कितने पॉइंट्स लेना ज़रूरी है, ठीक है, कितनी हाइट एलिवेशन लेना ज़रूरी है, रोवर में प्रोजेक्ट इन्फो में कौन सी फाइल का यूज़ किया जाता है, शेप फाइल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। या बेसिक बेसिक से बिल्कुल जो आप काम कर चुके हैं उसी से संबंधित आएंगे, है ना। बंटवारे में फर्द के साथ कौन कौन से दस्तावेज अनिवार्य हैं, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज बंटवारा यदि किसी को आवेदन करना है तो क्या क्या उसके लिए ज़रूरी होंगे, या कौन सा ज़रूरी नहीं होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, मुझे लगता है काफ़ी हद तक हमने आपकी मदद की है, और अब आपको जो डाउट था वो नहीं रहा होगा, और अब आप आसानी से पेपर की तैयारी कर पाएंगे। किसी को कोई भी दिक्कत हो, मटेरियल की दिक्कत हो, तो हम सारा मटेरियल आने वाले 1 से 2 दिनों में टेलीग्राम पे डाल देंगे। हमारा जो चैनल है उस पे हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, उससे आप पूरा मटेरियल ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपके पास कोई मटेरियल तो आप उसी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ भी, ठीक है। बस ये कोशिश करें, आप अपनी रोल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, अपनी एम्प्लॉय आईडी की जानकारी सही और सटीक जो है वो ग्वालियर तक भिजवाएं, है ना। तो जो आपका एक्सेल शीट है वो सब कुछ सही हो गई हो जिले से, यदि किसी के में कोई त्रुटि हो तो उसको अभी भी सुधरवा लें, ठीक है। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, यदि आपको कोई और डाउट होगी तो हम उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।